हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएसएलसी सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2023 का ग्रामर का जितने भी क्वेश्चंस 1 मार्क कैरी करता है उन सब क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बने रहो इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले और एसएसएलसी में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का मौका मिले। शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस इन पार्ट ए एंड विथ करेक्ट डिटर्मिनर्स इन पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में हमें 5 क्वेश्चन और पार्ट बी में हमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। पार्ट ए में प्रीपोजिशन का 5 क्वेश्चन और पार्ट बी में डिटर्मिनर्स का 5 क्वेश्चन। तो इन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ लिखना है जो ऑप्शन हमारे इस सेंटेंस को शूट करेगा, करेक्ट प्रीपोजिशन होगा इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, उसे यहाँ लिखना है, इस ब्लैंक जगह में लिखना है। तो ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा पुट द कप डैश द डिश, मतलब कप को थाली के ऊपर रखो, कप को डिश के ऊपर रखो। मान लो ये कप है, ये डिश है, तो कप को डिश के ऊपर रखो किसी ने कहा। तो जब भी हम किसी चीज़ को अन्य किसी चीज़ मतलब सरफेस के ऊपर हम ऐसे रखेंगे तब हम उसी चीज़ के आगे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब ये पेन को अगर मैं हाथ में ऐसे रख रहा हूँ तो पुट दी पेन ऑन माई हैंड, ऑन माई हैंड, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये पेन को मैंने रखा है तो ऑन होगा यहाँ। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को किसी सरफेस के ऊपर रखोगे टच करके तो उसके आगे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शंस और भी दिया गया है। एट का यहाँ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि एट हम किसी जगहों के आगे इस्तेमाल करते हैं, इन भी किसी जगहों के आगे हम इस्तेमाल करते हैं और ओवर किसी जगहों के लाइक ये मेरा पेन है, पेन मेरे हाथ के ऊपर, मगर ये ऑन द पेन ऑन माई हैंड नहीं है, ये ओवर माई हैंड। ठीक है, तो ये फ़र्क है। जब किसी चीज़ के ऊपर एक चीज़ हो, लाइक एक पक्षी अगर हवा में उड़ रहा है और वो मेरे ऊपर है तो मैं उसे नहीं कहता दी बर्ड्स आर ऑन माई हेड, नो, दी बर्ड्स आर ओवर माई हेड। ठीक है, मेरे सर के ऊपर है तो टच नहीं किया मगर ऊपर है, तो यहाँ हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन द काउज आर डैश द फील्ड, मतलब गाय फील्ड में है, गाय फील्ड में है, घास खाने के लिए होगा। तो गाय जब फील्ड में होती, जो ये फील्ड वर्ड है ये एक जगह है, स्पेसिफिक एरिया जो जिसका बाउंड्री होता है। लाइक बहुत से फील्ड की तो बाउंड्री नहीं होती, मगर फील्ड जब होती है आती है ये वर्ड तब उसका समझा जाता है ऐसे कि उसका एक बाउंड्री होता है। ये फील्ड हो गया, वो फील्ड हो गया, मेरा वो फील्ड, इसका वो फील्ड। ओके, तो यहाँ हम हमेशा फील्ड के आगे इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए यहाँ राइट, तो हम यहाँ लिख देते हैं इन। ठीक है, यहाँ टू दिया गया है, टू भी यहाँ रॉन्ग होगा, ऑन भी यहाँ रॉन्ग होगा। मैंने ऑन का तो आप लोगों को समझा दिया, ऑन का इस्तेमाल करना है, बाई भी यहाँ रॉन्ग होगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है लीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स, लीला अपने पितामाता के साथ रहती है, लीला अपने पितामाता के साथ रहती है। तो जब भी हम किसी एक ग्रुप में रहते हैं, लाइक मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, तो हमेशा हम यहाँ विथ का इस्तेमाल करेंगे। लाइक आई लिव विथ माई फैमिली, आई लिव विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। और इस विथ वर्ड का हिंदी में मीनिंग ही है कि साथ। इन बंगाली विथ का बंगाली मीनिंग है संगे। ठीक है, लीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स, लीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। ठीक है, तो यह होगा हमारा विथ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, लीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। अब नंबर 4 ही इज़ फॉन्ड डैश रीडिंग नॉवेल्स, वो नोवेल पढ़ने में अनुरागी है, मतलब वो नोवेल पढ़ना पसंद करता है। ही इज़ फॉन्ड, जब हम फॉन्ड वर्ड आएगा और हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो फॉन्ड
वर्ड के साथ ही प्रीपोजिशन हमारा हमेशा ही ऑफ आता है। जब किसी चीज़ को हम पसंद करते हैं ऐसा मीनिंग होता है तो हम यहाँ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ना ही एट का, इनका और फॉर का। ठीक है, एट का तो मैंने बता दिया, इनका भी बता दिया। फॉर का किसी के लिए अगर तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस शॉप डील्स डैश स्टेशनरी। ये शॉप स्टेशनरी को लेके डील करता है, मतलब लाइब्रेरी। इस शॉप में स्टेशनरी का, इस शॉप में स्टेशनरी बेचा जाता है। तो दिस शॉप डील्स, जब हम किसी बिजनेस की बात करेंगे, दिस शॉप डील्स, ये स्टेशनरी का डील करते हैं। तो हम डील्स के साथ हमेशा ही, जब बिजनेस की बात होगा, बिजनेस पर्पस में हम डील के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिजनेस पर्पस में। तो दिस शॉप डील्स इन स्टेशनरी। ओके, डील्स इन स्टेशनरी। ठीक है, ना ही हमारा एट होगा, ना ही हमारा विथ होगा, और ना ही अबाउट होगा। विथ होगा, डील्स विथ, ये भी एक प्रीपोजिशन है। डील्स विथ जब हो जाएगा तब ये इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। लाइक ही डील्स सॉफ्टली विथ हिज कस्टमर, डील्स सॉफ्टली विथ हिज कस्टमर, वो अपने कस्टमर के साथ सॉफ्टली बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये अलग हो जाएगा। तो डील्स इन स्टेशनरी, बिजनेस पर्पज में हम हमेशा डील के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। पार्ट ए हमारा ख़त्म हो गया। अब पार्ट बी में चलते हैं। तो पार्ट बी का हमारा क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज़ डैश MA इन इंग्लिश। मतलब मेरा दोस्त MA इंग्लिश में MA कर रहा है, मतलब मास्टर। मेरा दोस्त इंग्लिश में MA। तो जब भी हम किसी डिग्री का लाइक MA BA का किसी सेंटेंस में यूज़ करते तो हम तब एन का इस्तेमाल करते हैं उस डिग्री MA या फिर BA के आगे, क्या एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ एन MA, तो ये एक डिग्री है MA मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, तो इसके आगे हम एन लगा देंगे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगर आप ग्रामर में एक अच्छा स्टूडेंट हो गए तो इंग्लिश सब्जेक्ट में पहले आवर में ही 35-40 से भी ज़्यादा आंसर कर पाओगे, क्योंकि 35 तो आपका इंग्लिश ग्रामर में ही हो जाएगा। तो 45 मिनट में आपका 35 मार्क्स हो जाएगा। यह एकदम इजी है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि माय फ्रेंड इज़ एन, तो यह मैं एन लिख देता हूँ। ठीक है, एन MA इन इंग्लिश। ठीक है, एन हमारा राइट आंसर। तो यहाँ ए का भी इस्तेमाल नहीं होगा, दी का भी नहीं, दैट का भी नहीं। किसी को दी का इस्तेमाल लग रहा हो कि दी हो सकता है कि MA एक डिग्री, माय फ्रेंड इज़ द MA। ठीक है, MA और स्पेशलाइज भी किया गया है MA, तो बिल्कुल नहीं होगा। स्पेशलाइज है फिर भी यहाँ दी का इस्तेमाल नहीं होगा, ए का भी नहीं होगा, दैट का भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डैश बुक यू हैव मेंशन्ड इज़ आउट ऑफ प्रिंट। जो बुक आपने हमें प्रिंट करने के लिए बोला था वह हमने प्रिंट नहीं किया, मतलब प्रिंट नहीं किया, आउट ऑफ आवर प्रिंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन है दिया गया है A, D, मैनी एंड सम। ठीक है, A, D, मैनी सम। तो यह क्या है, जो बुक आपने हमें बोला था वो इज़ आउट ऑफ प्रिंट, वो प्रिंट के बाहर है, हमने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, आपने जो बुक बोला था जो बुक आपने बोला था वो हमने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, इज़ आउट ऑफ प्रिंट। तो यह हमारा होगा द बुक यू हैव मेंशन्ड इज़ आउट ऑफ प्रिंट। जो बुक, द बुक। ठीक है, द बुक का इस्तेमाल करना है यहाँ, द बुक यू हैव मेंशन्ड इज़ आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंडनेस इज़ डैश ग्रेट वर्चू। मतलब दया एक महान गुण है। ऑप्शन में हमें दिया गया है द, मच, दैट एंड ए। ठीक है, तो काइंडनेस इज़ डैश ग्रेट वर्चू, मतलब दया एक महान गुण है। तो ग्रेट वर्चू जो है, हमारा गुण जो है वो गिना जा सकता है, और इंडेफिनिट में है, इसीलिए हम यहाँ ए लिखेंगे।
काइंडनेस इज़ ए ग्रेट वर्च्यू, ठीक है। यह द का इस्तेमाल नहीं होगा। काइंडनेस इज़ ए ग्रेट वर्च्यू, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, डैश ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स इन द वर्ल्ड, मतलब ताजमहल पूरे विश्व में एक अनोखा चीज़ है, 7वां अनोखा चीज़ है इंडिया का ताजमहल। तो यह लिखा, डैश ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक आश्चर्य में से एक आश्चर्य हमारा ताजमहल है, ठीक है। तो हम किसी भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसके आगे हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ओके, और भी बहुत सारे, द कुतुब मीनार, ठीक है। इसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे, द। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है इज देयर डैश शुगर इन द पॉट। तो इसका मीनिंग है कि पात्र में थोड़ा सा भी चीनी है क्या, मतलब थोड़ा सा भी चीनी है क्या। तो जब हम किसी अनकाउंटेबल चीज़ लाइक चीनी, नमक, सॉल्ट, शुगर, दूध, पानी, जो हम गिन नहीं सकते, उसके आगे हम हमेशा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास में थोड़ा सा पानी है, ठीक है। तो ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल का इस्तेमाल करेंगे जो भी चीज़ हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, इसके आगे हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। और इसका मीनिंग है इस पात्र में थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा, मतलब एकदम थोड़ा सा भी शुगर है क्या, चीनी है क्या, थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा। तो इस थोड़े का मतलब लिटिल, ना के बराबर। तो इज देयर एनी शुगर, अगर किसी ने कह दिया कि इज देयर एनी शुगर, पात्र में कोई चीनी है क्या, तो ये नहीं होगा, एनी का इस्तेमाल यह हम नहीं कर सकते। कोई ये भी कह सकता है कि इज देयर फ्यू शुगर, वो कहेगा, वो समझ गया, ठीक है, कि इस पात्र में थोड़ा सा भी चीनी है क्या, मगर फ्यू का इस्तेमाल किया, वो डाउट में आ गया, मतलब गलती हो गया। फ्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते, एनी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मच रह गया, मतलब मच अगर यह मैं लिख दूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा, यह क्या इस पॉट में, इस पात्र में ज़्यादा चीनी है, मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है ही नहीं। तो मच का भी इस्तेमाल हम यह नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यह इस्तेमाल करेंगे लिटिल। इज देयर लिटिल शुगर इन द पॉट, क्या पात्र में थोड़ा सा भी चीनी है। तो यह हमारा प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर्स हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, मतलब क्वेश्चन में जैसा कहा जाए वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। नीचे दिए गए क्वेश्चन जैसे कहा जाए वैसे सॉल्व करो। लाइक एक नरेशन दिया गया है डायरेक्ट में, उसे इनडायरेक्ट में करना है, और एक पैसिव वॉइस में वॉइस दिया गया है, उसे एक्टिव वॉइस फॉर्म में लाना है। तो जैसा कहा जाए वैसे सॉल्व करो एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हुम डिड यू कॉल, ये एक एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कैसा होगा, यह हमारा यू सब्जेक्ट हो गया, कॉल हमारा वर्ब हो गया। हुम डिड क्या है, हुम डिड को हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, मगर हम जब ये एक क्वेश्चन है तब हमें क्या करना होगा, हु में से हुम आता है, हु में से हु, अगर क्वेश्चन में हु दिया जाता है तो हम पैसिव में हुम लिखेंगे, एक्टिव में हुम दिया जाता है तो पैसिव में हम हु लिखेंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद तो हुम लिखा दिया, मतलब किसको, तुमने किसको कॉल किया था, ठीक है। तो हुम को हम कैसे लिखेंगे, हु, WHO, हु, ठीक है। हुम डिड यू कॉल, मतलब ये
पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। डिड, हुम डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया था, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में कैसे लाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हमारा फॉर्मूला ये होगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके यहाँ लाना है, इसके बाद वाज वेयर, इसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, इसके बाद बाई, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट होकर आएगा, ठीक है। तो या हुम को हमने हु करके लाया इसलिए कि ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस है, हु। इसके बाद आएगा वाज, हु वाज। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हु वाज, वर्ब कौन सा है हमारा? हु वाज हो गया। तो इसके बाद हमारा आएगा वर्ब, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो कॉल, कॉल का V3 फॉर्म क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? कॉल्ड। इसके बाद हमारा क्या आएगा? मैंने पहले भी कहा था वर्ब के साथ, वर्ब के बाद हमारा बाई आएगा, बाई। हु वाज कॉल्ड बाई, किसने कॉल किया था? यू। यू एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में भी अगर बदलोगे तो यू का यू ही आएगा, ठीक है। यू बदलोगे तो यू ही आता है, यू यू, ठीक है। हु वाज कॉल्ड बाय यू, चेंज पैसिव वॉइस में से एक्टिव वॉइस में हमने लाया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। ये ग्लास उस बच्चे के द्वारा तोड़ा नहीं गया, मतलब उस बच्चे ने ग्लास को नहीं तोड़ा, ठीक है। उस बच्चे ने ग्लास को नहीं तोड़ा था, ठीक है। तो इसको हमें एक्टिव वॉइस में लाना है, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में हम लाएंगे। तो पैसिव वॉइस का पहचान मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, इसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब, वाज, एम आर जो भी होता है। इसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, ये ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इसके बाद बाई आएगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। बाई और B3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का, इसके बाद बाई और इसके बाद सब्जेक्ट आया है, तो आप समझ लेना कि ये एक पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसे हमें एक्टिव वॉइस में लाना है। तो चलो हम एक्टिव वॉइस में लाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में लाने का फॉर्मूला ये है कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है द बॉय, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ का जो द ग्लास है यहाँ ये सब्जेक्ट है, और वाज नॉट ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ब्रोकन ये जो हमारा वर्ब हो गया। सबसे पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके हमें लाना है यहाँ द बॉय, तो यहाँ हम द बॉय ही लाएंगे, द बॉय। अगर यहाँ कुछ और होता लाइक यू का भी यू होगा, लाइक यहाँ देम होता तो यहाँ दे होता, ठीक है। यहाँ दी बॉय के जगह अगर देम होता तो यहाँ हम दे लिखते, ठीक है। तो द बॉय वाज नॉट ब्रोकन मतलब तोड़ा नहीं था, वाज नॉट ब्रोकन, ये वाज नॉट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो वाज नॉट ब्रोकन मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो द बॉय डिड नॉट होगा, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद हमारा यह तो ब्रोकन है, तो हमारा वर्ब क्या? द बॉय डिड नॉट ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक नॉट ब्रेक, BREAK, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ब्रेक द ग्लास। द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, बच्चे ने ग्लास नहीं तोड़ा था, ठीक है। बच्चे ने ग्लास नहीं तोड़ा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट करके यहाँ लाया, ठीक। इसके बाद हमने टेंस के अनुसार हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब बैठाया। इसके बाद हमने वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको हमने टेंस के हिसाब से यहाँ लिखा। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट में है और नेगेटिव, तो इसके बाद ब्रोक नहीं होगा, ब्रेक होगा, तो ब्रेक। इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट करके लाना है, द ग्लास हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको भी वैसे लाना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलोंग इज़ कोल्डर देन शिमला। शिलोंग शिमला से ज़्यादा ठंड जगह है, ठीक है। शिलोंग शिमला से ज़्यादा ठंड है, तो इसको रीराइट इन पॉजिटिव डिग्री, ये एक कंपैरेटिव डिग्री में है, इसे पॉजिटिव डिग्री में लाना है, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं?
शिमला शिलोंग जैसा ठंड नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। शिमला शिलोंग जैसा ठंड नहीं है, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। कंपैरेटिव में देन का इस्तेमाल रहता है, ठीक है, ज़्यादा। मतलब जब एक ही सेंटेंस में दो क्लोज को समझाया जाएगा तब उस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि शिमला is not called as शिलोंग, ठीक है। शिमला शिलोंग जैसा ठंड नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि ही सेड आई कैन डू इट। ये एक नरेशन है, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। इसे हमको चेंज इनटू इनडायरेक्ट, मतलब इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में लाना है, ठीक है। नरेशन का तो दो टाइप होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट में है और हमें इनडायरेक्ट में लाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ही सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अगर ही सेड के बाद किसी सेकंड पर्सन का नाम नहीं दिया गया, लाइक ही सेड टू यू, ही सेड टू राम, तो हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ही सेड मतलब उसने बोला, ही सेड, इसके बाद आएगा हमारा दैट। डायरेक्ट में करने के लिए ही सेड के बाद हमारा आएगा दैट। इसके बाद हमारा आएगा ही सेड, उसने कहा था। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो जब हम लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो काम कर सकता है, अगर मैं उसके बाद आपको कहूँगा, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन हो गया, तो मैं कैसे कहूँ, उसने कहा कि वो काम कर सकता है, वो। ही सेड दैट, आई को हम बदला के ही में लिख लेंगे, ठीक है। उसने क्या कहा था, इनडायरेक्ट में हम क्या कहेंगे, मैं तो नहीं कहूँगा, इनडायरेक्ट में हम वो ही कहेंगे। ही सेड दैट ही कैन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग जो ये हमारा पास्ट में होगा, तब हमको ये रिपोर्टेड स्पीच, इसको भी हमको पास्ट में करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में करना होगा, ठीक है। ही सेड दैट ही कैन कुड हो जाएगा, ही कैन डू इट नहीं होगा, अब इट को बदला के हम दैट लिख देंगे। ही सेड दैट ही कुड डू दैट, ही सेड दैट ही कुड डू दैट, ठीक है। ही सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग इन डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो है, स्पीच को हमने क्या किया, दैट, ही सेड के बाद हमने दैट लगाया। उसके बाद आई को मैंने इनडायरेक्ट में जब बोला, मैंने वो बोला, तो वो का इंग्लिश ही, आई, ही कैन, ये पास्ट में है इसीलिए इसको भी पास्ट में कर दिया। ही कुड डू इट, तो डू, ही कुड डू इट को बदला के हमने इनडायरेक्ट में दैट कर दिया, ही कुड डू दैट। तो अब हमारा क्वेश्चन है, रीना आस्क्ड हिम पोलाइटली नॉट टू गो होम देन। रीना ने उसको कहा था कि रीना ने तब उसको जाने के लिए मना किया था, रीना ने तब उसको जाने के लिए मना किया था। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट नरेशन हमको चेंज इनटू डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नरेशन में लाना है। तो कैसे लाएंगे, रीना आस्क्ड हिम, तो रीना आस्क्ड हिम मतलब रीना सेड टू हिम। रीना ने इसको पूछा, रीना सेड टू हिम। हम जब डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे तब ऐसे ही लिखेंगे, रीना सेड टू हिम पोलाइटली नॉट टू गो होम देन, तब उसको जाने के लिए मना किया था, ठीक है। तो पोलाइटली मतलब क्या है, विनम्र के साथ, विनम्रता के साथ, मतलब प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट करके, प्लीज़ नॉट टू गो होम देन, नॉट टू गो होम देन, प्लीज़
डोंट गो होम नाउ। देन को हमने डायरेक्ट में जब कन्वर्ट किया तब नाउ हुआ। तब मतलब रीना ने उसको कहा प्लीज़ तुम अभी मत जाओ, प्लीज़ तुम अभी मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो होम नाउ, अभी तुम घर में मत जाओ। ठीक है, तो ये हमारा एज डायरेक्टेड क्वेश्चन ख़त्म हो गया ऐसा। और मैं आप लोगों के लिए नरेशन का वॉइस चेंज का अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और 2023 का और भी जितने सारे पैसेजेस, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और भी जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, इनको भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। तो फिलहाल और 3 ट्रांसलेशन रह गया शायद, उनको मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट इनटू द लैंग्वेज एज पर योर MIL सब्जेक्ट। मतलब आप इन नीचे दिए गए 3 सेंटेंसेस को आपके MIL सब्जेक्ट मतलब आपके अपने मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है, लाइक बंगाली, हिंदी, जो भी हो। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके कमेंट कर दो। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट ये कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।